राम दोस्तों, मैं आपका रवि मंगवाना हिस्टोरी ऑफ स्टडी चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ऐसे देशभक्त के बारे में बात करेंगे जिन्होंने मुगलों का डटकर सामना किया। जी हां, आप सभी को पता है कौन है, छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज जब तक जीवित रहे मुगलों का सामना करते रहे। तो इनके बारे में बात करें तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से उनके बारे में मैं सारी जानकारी आपको दूंगा। तो इसलिए वीडियो को प्लीज पूरा जरूर देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो जल्दी से हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म की बात करें तो इनका जन्म अप्रैल 1627 ईस्वी को। दोस्तों, मैंने तारीख पूरी इसलिए नहीं दी क्योंकि मैंने इस टॉपिक के लिए कम से कम 3 से 4 किताब पढ़ी है, सभी में अलग अलग था, इसलिए मैंने सिर्फ केवल महीना ही दिया है। तो इनका जन्म अप्रैल 1627 ईस्वी को पूना के जुन्नार नगर के शिवनेर दुर्ग में हुआ था। दुर्ग होता है महल। दोस्तों, इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। वंश की बात करें तो भोसले इनका वंश था। 1637 ईस्वी में इनके पिता शाहजी भोसले एक दूसरी स्त्री तुको भाई मोहिते से दूसरा विवाह कर लेते हैं। तो दूसरा विवाह करने के बाद दोस्तों ये अपनी पत्नी जीजाबाई को छोड़ देते हैं। तो अपनी पत्नी जीजाबाई पुत्र शिवाजी और पुणे की जागीर को दादा कोंडदेव, जिनके एक विश्वास पात्र साथी होते हैं, उनकी निगरानी में छोड़कर कर्नाटक चले जाते हैं। तो दोस्तों, दादा कोंडदेव ने ही शिवाजी को सैनिक और असैनिक शिक्षा दी थी, ये आपको याद रखना है। अगला नाम एक याद रखना आपको, रामदास। रामदास शिवाजी के नैतिक गुरु थे, जिनसे शिवाजी ने आध्यात्मिक व धर्म की शिक्षा पाई थी। जो शिवाजी का झंडा था भगवा ध्वज, वो उन्होंने अपने गुरु जो रामदास थे उनका वस्त्र था भगवा, उनसे ही वह रंग लिया था, जिस वजह से उन्होंने अपने झंडे का रंग भगवा ध्वज रखा था। अब शिवाजी के जीवन पर, व्यक्तित्व पर जो सबसे ज्यादा प्रभाव था दोस्तों, वो उनकी माता जीजाबाई, दादा कोंडदेव और रामदास, इन 3 व्यक्तियों का था। ये आपको याद रखना है। शिवाजी अकबर की तरह ही अशिक्षित थे, ये भी आपको याद रखना, क्योंकि दादा कोंडदेव ने उन्होंने केवल सैनिक और असैनिक शिक्षा दी थी। अगर शिवाजी की पत्नियों की बात करें तो साई भाई निम्बालकर, ये इनकी पहली पत्नी, जिनका विवाह 12 वर्ष की आयु में, जब शिवाजी की आयु 12 वर्ष थी, इनके साथ कर दिया गया था। इनको पुत्र हुआ था संभाजी और पुत्री हुई थी अंबिका बाई। अंबिका बाई जो पुत्री हुई थी दोस्तों, उसकी मृत्यु शिवाजी से पहले हो गई थी। ये पुत्र था जो संभाजी, बड़ा पुत्र था। दूसरी पत्नी थी पुतली भाई, जो सती हो गई थी शिवाजी की मृत्यु के बाद। तीसरी थी सोयरा भाई, जो कि राजमहिषी थी। राजमहिषी का मतलब होता दोस्तों पत्नियों में जो सबसे प्रधान थी वो थी। और ये राजा राम की मां थी, यानी राजा राम छोटा बेटा था और शिवाजी का और संभाजी बड़ा पुत्र था। राजा राम की मां थी। राज्याभिषेक जब शिवाजी का होता है तो इसके साथ ये दूसरा विवाह करते हैं सोयरा भाई के साथ। और भी इनकी 3-4 पत्नियां थी, लेकिन इंपोर्टेंट यही है क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन आता है 1 या 2। अगर दोस्तों आगे हम शिवाजी के उत्कर्ष की बात करें, उत्कर्ष होता है यानी कि विकास, कैसे एक छोटे से स्तर से उठकर कैसे एक बड़े मराठी साम्राज्य की स्थापना की थी, उसका मतलब होता है उत्कर्ष। तो कैसे किया वो देखते हैं। जो दादा कोंडदेव था वो जानता था शिवाजी काफी महत्वाकांक्षी है, इसलिए उनको हमेशा ही समझाता रहता था। लेकिन 1647 ईस्वी में जैसे ही दादा कोंडदेव की मृत्यु हो जाती है, शिवाजी अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाहता है, यानी कि वो अपने साम्राज्य की सीमा को बढ़ाना चाहता है। सबसे पहले वह 1643 में बीजापुर राज्य से सिंगनगढ़ का जो किला है वो छीन लेता है। बीजापुर राज्य पास में ही था। तो 1646 में तोरण का किला जीतता है। 1647 में कोडाना दोस्तों, अभी एक फिल्म भी आई थी अजय देवगन की, तानाजी जो फिल्म आई थी वो इसी किले के ऊपर थी। आगे इसकी पूरी डिटेल से बात बताऊंगा, पूरा वीडियो को जरूर देखना। एम चाकन इन किलों को जीता। 1654 में पुरंदर, 1656 में गुनार का किला और 1657 में जो कोक्कण का क्षेत्र था, इन क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ा ली। 1656 जो जावली विजय है 1656 में की थी शिवाजी ने, ये सबसे इंपोर्टेंट विजय है। जावली है जो बीजापुर से ही छीना था, किसको हराकर, चंद्रराव मौर्य को हराकर शिवाजी ने, ये बीजापुर से छीना था, याद रखना है आपने जावली विजय। अब जावली विजय इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जावली विजय बीजापुर के लिए इंपोर्टेंट किला था। जावली का किला शिवाजी के पास जाने से शिवाजी की जो प्रसिद्धि है और बहुत ज्यादा फैल जाती है और दूर दूर से लोग शिवाजी की सेना में शामिल होने के लिए आने लगते हैं। आगे बात करें 1659 में बीजापुर का सुल्तान है जो शिवाजी से काफी डर जाता है और उसको पूर्णतः समाप्त करने के लिए कि शिवाजी को मार दिया जाए, इसके लिए वह अब्दुल्ला भट्टारी, जो कि इतिहास में अफजल खां के नाम से भी जाना जाता है, उसको भेजता है। दोनों के बीच नवंबर 1659 में
प्रतापगढ़ की जो पहाड़ियां है उस पर संधि होती है, लेकिन अफजल खां जो शिवाजी से गले मिलने के बाद इसको मारने की कोशिश करता, लेकिन शिवाजी पहले से सतर्क होते हैं, इसीलिए अफजल खां से मारने से पहले शिवाजी स्वयं अपनी कटार निकालते हैं और अफजल खां को मार देते हैं। शिवाजी अफजल खां को मार देता है और उसके मारने के बाद जनवरी 1660 तक तो बीजापुर से शिवाजी पन्हाला, वसंतगढ़, खेलना, पंगना और बहुत से क्षेत्र वो छीन लेता है। तब फिर क्या होता है, जो बीजापुर का सुल्तान होता है वो इनके पिता शिवाजी के पिता शाहजी को शिवाजी के पास भेजता है। दोनों के बीच संधि होती है। बीजापुर का जो सुल्तान है, जो शिवाजी ने क्षेत्र जीता था, उसको उसका राज्य मान लेते हैं, यानी कि उसको स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। उसके बाद शिवाजी 1662 में जो रायरी जीता था उसका नाम रायगढ़ रख देते हैं और उसे अपना जो नवीन राज्य भी बनाया था राजधानी घोषित कर देते हैं, जो कि बीजापुर से छीन कर इलाकों से छीन कर अपने नया राज्य बनाया था। उसकी राजधानी क्या, रायगढ़। कब बनाई, 1662 में, ये याद रखना है। आगे दोस्तों हम बात करते हैं शिवाजी के मुगलों के साथ कैसे संबंध थे। तो सबसे पहले 1657 में प्रथम मुठभेड़ होती है मुगलों से। शाहजहां के काल में शिवाजी है जो बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की ओर से लड़ता है मुगलों से, लेकिन इस मुठभेड़ या युद्ध में वो हार जाते हैं। दूसरी होता है इनका युद्ध या मुठभेड़ 1660 में औरंगजेब के समय में। औरंगजेब शिवाजी को समाप्त करने के लिए शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजता है। शाइस्ता खां क्या करता है, पूना को जीत लेता है शिवाजी से और उसे अपना मुख्यालय बनाता है। फिर शिवाजी का जो पैतृक महल है लाल महल, उस पर अपना निवास स्थान बनाता है, लेकिन शिवाजी फिर 1663 में शाइस्ता खां पर हमला करता है और शिवाजी लाल महल में घुसकर शाइस्ता खां को मारकर वहां से भगा देता है। 1664 में, अब 1663 में जब वो लाल महल को प्राप्त कर लेता है और शाइस्ता खां जैसे योग्य सेनापति को हरा देता तो काफी आत्मविश्वास आ जाता है शिवाजी में और 1664 में फिर वो सूरत को लूटता है। वहां से उसे 1 करोड़ रुपए प्राप्त होते। देखो 1664 में 1 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे शिवाजी को। इस समय जो सूबेदार था मुगल इनायत खां था सूरत का। 1664 में ही जो इनके पिता थे शाहजी, उनकी मृत्यु हो जाती है और शिवाजी इस समय पर उनकी मृत्यु के बाद राजा की उपाधि धारण करते हैं और अपने नाम के सिक्के चलाते हैं। अब बात करते हैं 1665 में औरंगजेब शिवाजी को फिर समाप्त करने के लिए आमेर का जो राजा होता जय सिंह उसको भेजता, क्योंकि राजा जय सिंह अपने समय के योग्य सेनापति और कूटनीतिक होते हैं। वो क्या करते हैं कि जय सिंह पुरंदर का जो किला है उसको घेर लेते हैं जहां पर शिवाजी होता है। पुरंदर के किले की रक्षा करते हुए शिवाजी का सेनापति होता मुरार बाजी प्रभु अपने 300 मवालियों, मवाली एक प्रजाति होती है यानी कि जाति होती है, उनके साथ शहीद हो जाता है उस युद्ध में। आज भी इन मुरारी बाज प्रभु जहां पर शहीद हुए थे महाराष्ट्र में वो जगह है और उसका नाम है आज रणतेम, यानी कि युद्ध की पहाड़ी के नाम से आज भी वहां पर इसे याद किया जाता है मुरारी बाज प्रभु की शहादत को। फिर विवश होकर शिवाजी एक संधि करते हैं जून 1665 में, जिसे इतिहास में पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों पुरंदर की संधि की शर्तें क्या क्या थी, इसमें शिवाजी को जो 35 किले थे उनमें से 23 किले मुगलों को देने पड़े थे, जिनमें से कोडाना किला भी था जिस पर फिल्म बनी थी तानाजी। और इस संधि के समय जब ये संधि हुई थी एक इटालियन यात्री था मनुची वहां पर उपस्थित था और शर्तें थी शिवाजी का जो पुत्र है वो मुगल दरबार में रहेगा और उसे 5000 की मनसबदारी दी जाएगी और दक्षिण में जब भी मुगल अभियान करेंगे कोई तो शिवाजी उनकी सहायता करेगा। ये कुछ मुख्य शर्तें थी पुरंदर की संधि की। तो फिर और ज्यादा सहायता प्राप्त करने के लिए शिवाजी 21 मई 1666 को औरंगजेब के 50वें जन्मदिन पर उनके मुगल दरबार में जाता है, जहां पर उनको उनके पुत्र के बराबर ही 5000 की मनसबदारी में बैठा दिया जाता है, जिससे शिवाजी क्रोधित हो जाते हैं और जिस कारण औरंगजेब उन्हें गिरफ्तार कर लेता है और गिरफ्तार करके जयपुर भवन में नजरबंद कर देता है जयसिंह के पुत्र राम सिंह की निगरानी में। वहां से शिवाजी 18 अगस्त 1666 को अपने हमशक्ल सौतेला भाई होता जो उसका हिरोजी फरजनंद को अपनी जगह बैठाकर वहां से निकल जाता है। 12 सितंबर 1666 को अपने रायगढ़ जो नई राजधानी थी वहां पर पहुंच जाता है। 1667 में जयसिंह की मृत्यु हो जाती है। फिर 1668 में अगले साल जसवंत सिंह औरंगजेब और शिवाजी की संधि कराते हैं और इस संधि में औरंगजेब शिवाजी को राजा की उपाधि देते हैं और बरार की जागीर भी दे देते हैं, लेकिन वह पुरंदर व कोडाना का दुर्ग नहीं देते। अब कोडाना का दुर्ग जीतने के लिए ही तानाजी जाते हैं। तानाजी मालूसरे 1670 में कोडाना का दुर्ग जीतते हैं और इसमें वे 1200 राजपूतों की हत्या करते हैं। किले को जीतने के बाद शिवाजी इस किले का नाम
सिंहगढ़ रखता है। कोडाना दुर्ग को जीतने में तानाजी मालुसरे की जान चली जाती है, जिस पर शिवाजी ने कहा था गढ़ आला पर सिंह गेला, यानी कि हम दुर्ग तो जीत गए परंतु शेर गवा दिया। तो इस प्रकार दोस्तों 1670 में जो 23 दुर्ग पुरंदर की संधि के द्वारा मुगलों को दिए थे, उनमें से केवल शिवनेरी दुर्ग को छोड़कर यानी कि 22 किले हैं जो शिवाजी ने वापस प्राप्त कर लिए थे। और इसी समय 1670 में ही दूसरी बार सूरत को लूटा था, जिसे इतिहास में सूरत की दूसरी लूट के नाम से जाना जाता। अब की बार शिवाजी को यहां से 66 लाख रुपए प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों फिर राज्याभिषेक होता है शिवाजी का। जून 1674 में राज्याभिषेक होता है रायगढ़ में ही। काशी के जो प्रसिद्ध विद्वान विश्वेश्वर, जिनका दूसरा नाम गंगा भट्ट भी है, उन्होंने पूरी विधि विधान से इनका अभिषेक किया था, जहां पर शिवाजी छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं। 1674 में छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं, ये याद रखना। इस अभिषेक के 12 दिन बाद शिवाजी की माता जीजाबाई की मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से जो पहला राज्याभिषेक है वो दूषित माना जाता है। और इनका दूसरा राज्याभिषेक सितंबर 1674 को तांत्रिक विधि के द्वारा किया जाता है, भी निश्चलपुरी इसको करवाते हैं। जो पहला राज्याभिषेक था उसमें एक अंग्रेज प्रतिनिधि थे, हेनरी ओक्सटाइन, वे उपस्थित होते हैं, ये आपको याद रखना है। जब इनका राज्याभिषेक पूर्ण हो जाता है इनके दूसरा, तब ये तांबे का शिवरोई सिक्का और सोने का हुन का सिक्का जारी करते हैं। सोने के सिक्के का नाम हुन है और तांबे का शिवराई, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद ये आखिरी जो इनकी विजय होती है, अभियान होता है, पूर्वी कर्नाटक का होता है, जो 1678 ईस्वी में ये करते हैं। क्योंकि कर्नाटक है जो पूर्वी कर्नाटक को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ की जमीन काफी उपजाऊ होती थी। तो शिवाजी का इस विजय में साथ गोलकुंडा के 2 सेनापति मदना व अकन्ना वो देते हैं और पूर्वी कर्नाटक की विजय वे कर लेते हैं। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन शिवाजी अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर पाते। जो दरबारी होते हैं, इनके छोटे पुत्र राजा राम को इनका उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं, क्योंकि इनका जो बड़ा पुत्र संभाजी वो अब भी वहां पर कैद थे मुगलों के। तो इनकी और इंपोर्टेंट बात है वो प्रशासन की, वो याद रखना है। जो इनका प्रशासन की मुख्य विशेषता थी वो अष्ट प्रधान, यानी कि 8 मंत्री थे इनके प्रशासन में, ये इनकी मुख्य विशेषता थी। और एक इंपोर्टेंट बात याद रखनी है कि शिवाजी ने स्त्रीगामिता पर रोक लगाई थी, यानी कि सेना के साथ स्त्री लेकर नहीं जाना है अपनी स्त्रियों को, ये रोक लगाई थी शिवाजी ने। लेकिन इस रोक को हटाया था बाजीराव प्रथम ने। आपको याद होगा बाजीराव प्रथम, बाजीराव मस्तानी मूवी आई थी रणवीर सिंह की, उसमें दिखाया गया कि ये मस्तानी को लेकर अपने साथ गए थे। तो और इंपोर्टेंट है जो शिवाजी की तलवार था उसका नाम भवानी था। और इनकी आय का जो मुख्य स्रोत था, जो इन्हें पैसे मिलते थे, वो चौथ और सरदेशमुखी से मिलते थे। अब चौथ क्या है? चौथ ऐसा करता जो 1/4 भाग लिया जाता था किसी भी राज्य से, और इसके बदले में जो मराठे सैनिक होते हैं उस राज्य में लूट पार नहीं करते थे, यानी कि एक तरह से आप इसको जजिया कर समझ सकते हैं मराठों की तरफ से। यह था चौथ। अगला है सरदेशमुखी। सरदेशमुखी 10% लिया जाता था। सरदेशमुख का अर्थ होता है अधिराज। तो जहां पर भी ये राज्य लगा जाता है, यानी कि जो राज्य जनता है वहां पर रहती है, वो शिवाजी को अपना सरदेशमुख यानी कि अधिराज माने और उसके बदले में 10% कर दे। तो ये जो आय की मुख्य स्रोत थे शिवाजी के। तो दोस्तों ये थी शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हमारी जानकारी। अगर जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।